नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएससी अड्डा पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि 2015 में जो 3 मार्कर पूछे गए थे उसका ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत। और इसके प्रश्न मैं आपको दे चुका था। अब आपको धीरे धीरे एक बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रश्न अगर सीधे पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का आप सीधा लिखिए, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जहां अगर डिटेल लिखने की ज़रूरत है तो वहां पर हम उस प्रश्नों को कैसे कवर करेंगे ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी के साथ में हम 2018 तक इसको ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद 10 मार्कर और 15 मार्कर भी करेंगे। चलिए, तो आज जो थे 7 प्रश्न मैं कल करवा चुका था, मतलब लास्ट जब हम मिले थे तब, और आज 8 से लगाकर 15 तक प्रश्न हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो 8वां प्रश्न जो था 2015 के पेपर 1 के पार्ट 2 में 3 मार्कर में वो ये था कि नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल लिखने को जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा लिख दीजिए कौन सा जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात है जो भेड़ाघाट में स्थित है, यानी कि जो जबलपुर का क्षेत्र है भेड़ाघाट वहां स्थित है। और अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हैं कि धुआंधार जलप्रपात तो भी आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रश्न था, सिंपल सा था और मैंने आपको बताया भी है कि जो प्रश्न 2015 में पूछे हैं काफी इजी थे बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। 9वां प्रश्न था उनका कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। जो कैनियन होता है यह भूगोल में जो स्थलाकृति आती है, विश्व भूगोल जब हम पढ़ते हैं वहां से प्रश्न पूछा गया है। और जो स्थलाकृति होती है जल से, नदी वाले जल से जो बनती है उसमें आता है ग्रैंड कैनियन। और विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रैंड कैनियन है वह अमेरिका के कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर यूएसए लिखते आप या संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका भी लिख देते, खास तो उन्होंने पूछा है किस नदी पर, तो कोलोराडो नदी आपका जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काफी इजी प्रश्न है। एक पूछा था नेक्स्ट प्रश्न उन्होंने, और ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था कि देश का प्रथम परमाणु विद्युत ताप गृह कहाँ स्थित है और कब उत्पादन प्रारंभ हुआ था उसमें। तो इसकी स्थापना के साथ में कब उत्पादन इसने प्रारंभ किया था, दोनों चीजें पूछी हैं। तो शायद इसको तो आपने जरूर पढ़ा होगा, चाहे भूगोल ना सही लुसेंट में आपने विविध में इसको जरूर पढ़ा होगा। तो प्रथम परमाणु विद्युत ताप गृह जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका जो महाराष्ट्र का तारापुर है वहां पर, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ था, इतना लिख दिया है। और उत्पादन 1969, यानी कि ये लगा भी 1969 में ही था और इसने उत्पादन भी 1969 में ही स्टार्ट किया था। तो चाहे आप यहाँ पर इतना लिख कर कि कहाँ पर स्थित है और उसके बाद उत्पादन लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपके संबंध में मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर भी आपको पूरी संभावना है 3 में से 3 नंबर मिलने की। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है वहां पर कोई संभावना नहीं होती आपके नंबर कटने की। अगला प्रश्न था इनका 11वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित थे। सीधा सा आपको बताना है श्योपुर, मुरैना और भिंड। बस जो ऊपर का मध्य प्रदेश का जो इलाका है, ठीक है, इस इलाके में यहाँ वाले जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा बीहड़ से प्रभावित है चंबल नदी के कारण। तो बस आपको सिर्फ इतना से लिखना है श्योपुर, मुरैना, भिंड, जो मोस्टली 3 जिले आते हैं क्योंकि ये तीनों जिले जो आपकी चंबल नदी जाती है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें भी कोई समस्या होगी नहीं और इसमें भी आपको 3 में से 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई संभावना यहाँ पर आपके नंबर कटने की नहीं होगी। उसके बाद 12वां प्रश्न था और ये काफी ज्यादा घुमाने वाला था। प्रश्न ये था कि भू अभिनति को परिभाषित कीजिए। अगर इतनी मेरी गारंटी है कि जिन्होंने भी अगर जियोग्राफी ईमानदारी से भी पढ़ा होगा उनको ये शब्द कभी पढ़ने में आया भी नहीं, और शायद अगर आप एक बार गूगल भी पता करेंगे तो शायद ही इसका वर्ड मिले। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक जियोग्राफी के साथ समस्या ये होती है कि अधिकांशतः आपने जो शब्द पढ़े हैं वो शब्द वो नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि भ्रंश घाटी पढ़ा, लेकिन अभी तक ये जब भी पूछ रहे हैं तो वो दरार घाटी ही उसको पूछ रहे हैं। तो आगे जब हम और देखेंगे 2017, 18 के पेपर भी, 16 के भी, तो आपको पता पड़ेगा कि इनके प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि गूगल ट्रांसलेट इन्होंने किया है। इसलिए जियोग्राफी पढ़ते वक्त एक खास ध्यान रखिए कि आपको शब्दों का इंग्लिश और हिंदी मतलब दोनों पता होना चाहिए। तो भू अभिनति हालांकि आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसे कहते क्या है, इसे भूसन्नति कहते हैं। और भूसन्नति आप जब पता करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि क्या है भू अभिनति। तो कोबर के अनुसार, एक कोबर महोदय थे, उन्होंने ही बताया था स्पेशल इसके लिए, और इनका सिद्धांत भी है भूसन्नति को, कि कोबर के अनुसार जब महासागरों के आंतरिक भागों में मलबों नदियों का मलबा, ठीक है, हवा जो वर्षा आदि के माध्यम से निक्षेपण होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया भू अभिनति यानी कि भू सन्नति
कहलाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप इसका इंग्लिश वर्ड भी जरूर देखिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। कुल मिला के ये उत्तर में यही बात थी कि जब जो नदियों का मलबा है, ठीक है, वह हवा, वर्षा आदि के माध्यम से निक्षेपित होता है, यानी कि समुद्र में गिरता है। जैसे कि 33 सागर जो था उसमें मलबा गिरा था, फिर हिमालय बाद में बना है। तो ये वही कोबर महोदय का एक सिद्धांत है, भू अभिनति या भूसन्नति। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब शायद मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। चलिए अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न इनका था कि प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, हालांकि ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि 4-5 लाइन में जा रहा है, लेकिन मैं थोड़े से अक्षर बड़े लिखता हूँ, इस कारण से ऐसा होता है। तो प्राकृतिक आपदाओं की जो परिभाषा है वो कुछ ऐसी होगी कि वह वृहत्तम क्षेत्र स्तर पर घटित होने वाली वे घटनाएं जो अधिक मात्रा में मानव जाति को प्रभावित करती हैं एवं ये किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति पर अधिक निर्भर करती है। तो अक्सर जितने प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, दावानल, भूस्खलन। तो जैसे कि अगर हम भूकंप की बात करें तो भारत के दक्षिणी इलाके में बिल्कुल भूकंप नहीं आते, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, लेकिन उत्तर में दिल्ली हो गया या हिमालय वाला हिस्सा वहां आते। बाढ़ भी जैसे बिहार का मोस्टली इलाका है जहां पर नदियां ज्यादातर है वहां पर। ज्वालामुखी भी तो आपको पता होगा वे क्षेत्र जो चिन्हित है, जैसे भारत के इलाके में ज्वालामुखी नहीं है। दावानल जहां पर मतलब जंगल में लगने वाली आग, और भूस्खलन। तो ये भौगोलिक क्षेत्र में निर्भर करता है। इसके अलावा वही कि यहाँ पर मानव जाति को काफी ये ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पूछा था, इसमें आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं और आराम से 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से इन्होंने एक विश्व भूगोल से प्रश्न पूछा है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। जब आप पौने पढ़ेंगे तो अश्व अक्षांश वहां पर जरूर आता है और वहीं पर आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये यहाँ पर इनके प्रश्न पूछने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड से हैं, फिर इंडिया से है और एमपी से, तीनों जगह से पूछते हैं। तो अश्व अक्षांश क्या समझते हैं, तो हम लिख सकते हैं सीधा सा कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ एवं व्यापारिक पवनों के मध्य 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध का क्षेत्र है। तो ये अश्व अक्षांश क्षेत्र है और इसको अश्व अक्षांश कहने का रीजन भी ये था क्योंकि जब खासकर अश्व अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में ही कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं कहते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब व्यापारिक लोग, जब आपके बहुत सारे जो घोड़े होते थे, अश्व यानी कि घोड़े, जब जहाज में भरकर ले जाते थे, लेकिन वहां से ऊपर वाली जो पवनें चलती थी उनको वापस दूसरी दिशा में खींचती थी, तो जहाज का वजन कम करने के लिए अक्सर वो घोड़े समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो वहां पर बहुत सारे घोड़े उस जगह, उस क्षेत्र में जो अश्व होते थे, इसी कारण से उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। और इनका आखिरी प्रश्न था फिर 15वां कि मध्य प्रदेश किस सबसे कीमती खजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा खजाना, तो आप सभी को पता है कीमती खजाना मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में मोस्टली है, वह है पन्ना जिले में उत्पादित हीरा। बस इतना सा लिखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर बहुत सारा लिखने जाएं, कोयला वगैरह, तो इसने सिर्फ इतना पूछा है आपसे कि कीमती खजाना कौन सा है। तो कीमती आप सभी को पता है, हीरा ही है मध्य प्रदेश में, और बाकी भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही आपको पन्ना वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। बाकी गोलकुंडा हीरा खजाना है, लेकिन वहां पर इतना नहीं। अब इसकी जो संभावना उत्पादन की ज्यादातर वो यहीं पर होती है। तो साथियों, आज जो हमारा था 15 मार्कर 2015 का भी, 3 मार्कर 2015 का भी समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2016 के 3 मार्कर के 15 क्वेश्चन के साथ, और फिर धीरे धीरे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके जो भी सुझाव है वह मेरे सामने हाजिर रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी जो अच्छी सुविधाएं वो उपलब्ध करवा सकूँ। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।